हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज नए चैप्टर्स रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में सेट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस आदि में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संबंध होता क्या है, फलन होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे संबंध जानते हैं, जैसे माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, भाई बहन का संबंध। ऐसे गणित में भी अनेक संबंध होते हैं। जैसे हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, तो हम कह सकते हैं एल पैरेलल है एम का, ये एक प्रकार का संबंध हो गया। दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, कहते हैं एक्स बड़ा है वाई से, तो ये एक संबंध हो गया। ऐसे ही संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस चैप्टर में किसी युग्म के दोनों अवयव से बनने वाले संबंध तथा उनके फलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला शब्द आता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में रखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त युग्म क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसमें पहले वाले अवयव को प्रथम अवयव और दूसरे वाले अवयव को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक कहते हैं। जैसे स्मॉल ब्रैकेट ए बी लिखा हो, इसमें ए प्रथम अवयव, बी द्वितीय अवयव है। क्रमित युग्म, ये जो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर है, इसके जो अवयव हैं ये सेट नहीं होते हैं, समुच्चय नहीं होते हैं। क्रमित युग्म के अवयव का, क्रमित युग्म में जो अवयव का क्रम है, इनके क्रम का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं, यानी इनके क्रमों को बदल नहीं सकते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में होता क्या है, क्रमित युग्म में होता क्या है? क्रमित युग्म में अगर दो युग्म बराबर हों, जैसे ए कॉमा बी बराबर हो एक्स कॉमा वाई के, तो ए बराबर होगा एक्स के और बी बराबर होगा वाई के। यह हुआ क्रमित युग्म में समानता, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन कर सकते हैं। हमको कोई भी दो समुच्चय दिया हो, समुच्चय है 1 2 और दूसरा समुच्चय b बराबर 3 4। हमसे कहे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, a क्रॉस b क्या होगा? तो a क्रॉस b लिखने के लिए हम करेंगे क्या, 1 ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4, इन्हीं को एक ब्रैकेट में लिख लिए। ये इनका कार्तीय गुणन हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ऑफ टू सेट। यही यहाँ लिखा गया है कि a और b दो अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। तो a के अवयव के प्रथम घटक और b के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बने सभी क्रमित युग्म a और b का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू a कॉमा b, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इफ एंड इफ a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। यदि a और b में कोई एक अथवा दो रिक्त समुच्चय हो, तो अगर a और b में चाहे a रिक्त समुच्चय हो चाहे b रिक्त समुच्चय हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी a क्रॉस b भी फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा, और b क्रॉस a भी रिक्त होगा। यदि a और b दोनों परिमित समुच्चय हों, तो a और b फाइनाइट सेट हो, परिमित समुच्चय हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट b क्रॉस a के, या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या का गुणनफल आपस में बराबर होता है। जैसे समुच्चय A में एक और दो अवयव हैं, समुच्चय B में भी दो अवयव हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने अवयव मिलेंगे? 2 दूना 4 अवयव मिलेंगे। वही यहाँ पे बताया गया है। अगला कह रहा है यदि A और B में कोई एक या दोनों अपरिमित समुच्चय हो, A और B में कोई एक या दोनों इनफाइनाइट सेट हो, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A ये भी अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा।
ऐसे 3 समुच्चयों का गुणन करते हैं, जैसे 2 समुच्चय का गुणन किया ऐसे 3 समुच्चय का गुणन करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी। अब ऐसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना, ए में जितने अवयव हों गुणे बी में जितने अवयव हों गुणे सी में। ये कब होगा? जब ए बी सी परिमित समुच्चय हों। तो तीनों के अवयव को आपस में गुणा कर देंगे तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी उतने अवयव हमको मिलेंगे। इसको हम ग्राफीय रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे क्या? जैसे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो भी पॉइंट हमको मिले, जैसे ए दिया है 1,2, बी दिया है 2,3, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी तो 1,2 मिलेगा और 1,3 मिलेगा और 2,2 मिलेगा और 2,3 मिलेगा। 4 अवयव मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1,2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, 1,2 यहाँ कहीं पे मिलेगा, 1,2 यहाँ कहीं पे मिलेगा, 1,3 यहाँ कहीं पे मिलेगा, 2,2 यहाँ मिलेगा और 2,3 इस साइड मिलेगा। तो इन्हीं को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये इधर से इधर से। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको 4 सेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 4 प्रतिच्छेदी बिंदु मिल रहे हैं, 1 2 3 4। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं ये इन्हीं चारों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। इसी तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक थ्योरम है, ये इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन को पिछले वीडियो हम लोग सॉल्व कर भी चुके हैं। और ऐसा क्वेश्चन हो तो एक तरीका या ट्रिक बताए थे जहां मान लिया जाता है, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 2 और c इज इक्वल टू 1 2 3। मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए कि a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ये तीनों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये हमको याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आता है संबंध। हम अनेक ऐसे वाक्य पढ़ते बोलते लिखते हैं जिनमें वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, संख्या x संख्या y से छोटी है, राम भरत का भाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तुओं के बीच में संबंध कथनों की सहायता से दिखाया जा रहा है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली क्या है? राजधानी है। संख्या x संख्या y से क्या है? छोटी है। राम भरत के कौन है? राम भरत के भाई हैं, यानी संबंध को दिखाया गया है। गणित में भी ऐसे संबंध पर हम चर्चा करेंगे जिसमें संख्या, द्विविमीय आकृति, ज्यामितीय आकृति के बीच में समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, समुच्चय A और समुच्चय B, इनका कोई संबंध R, वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, R सबसेट होगा A क्रॉस B का। कह रहा है A कॉमा B यदि R अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध है तो A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो इसे A R B लिखते हैं। जैसे A कॉमा B R से बिलोंग कर रहा है तो इसे A रिलेटेड B लिखते हैं, A R B। तथा A B से संबंध R के द्वारा संबद्ध है, ये ऐसे पढ़ा जाता है। A कॉमा B नॉट बिलोंग्स टू R हो तो इसे A R B लिखते हैं तथा इसे A कॉमा B से संबंध R के द्वारा संबद्ध नहीं है, इस तरीके से पढ़ते हैं।
अब संबंधों की कुल संख्या होती कैसे है, जैसे हम लोग ज्ञात करते थे उप समुच्चयों की कुल संख्या 2 की पावर n, तो वहां एक सेट रहता था। यहाँ अब हमारे पास दो सेट हैं, a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं। मान लें कि a में m अवयव और b में n अवयव हैं, अलग a में n एलिमेंट b में m एलिमेंट हैं। तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n होगा। तो उप समुच्चयों की संख्या जैसे a क्रॉस b में mn अवयव हैं, mn एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b के उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर mn। जो उप समुच्चय की संख्या होती है वही a से b में संबंधों की भी संख्या होती है। जैसे a से b में संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर mn, यानी a क्रॉस b के उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वही a से b में संबंध की भी संख्या होगी। अब रिक्त संबंध, रिक्त समुच्चय हम पढ़े हैं, वैसे ही रिक्त संबंध होता है। हम जानते हैं फाई सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, a क्रॉस b का फाई सबका सबसेट होता है। अतः फाई a से b का एक संबंध है जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। इसे समष्टीय संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल सेट पढ़े हैं वही यूनिवर्सल रिलेशन का भी काम करते हैं। जैसे a क्रॉस b ए बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, अतः ए क्रॉस बी समुच्चय ए से बी का एक संबंध है जिसे यूनिवर्सल रिलेशन समष्टीय समुच्चय कहते हैं। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, यानी संबंध का प्रांत और परिसर। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, माना आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, माना आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है जिसे डोमेन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयव का समुच्चय संबंध आर का परिसर रेंज कहलाता है जिसे रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में या क्रमित युग्म हमको गिवन हो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, ये हमको गिवन है। हमसे कहे कि इसका प्रांत और परिसर बताइए, तो इसमें x के स्थान पर जितनी भी वैल्यू लिखी हैं ये सब प्रांत कही जाएंगी। जैसे 1, 2, 4, 3, तो इसका जो प्रांत होगा 1, 2, 3, 4 ये प्रांत होगा। परिसर जितने भी द्वितीय अवयव सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं ये सब परिसर होंगे। जैसे 2, 3, 5, 2, यानी 2 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे 2, 3, 5। 2, 3, 5 परिसर का काम कर रहा है क्योंकि ये द्वितीय अवयव है, y की वैल्यू के स्थान पर लिखी हुई हैं। और 1, 2, 3, 4 ये फर्स्ट अवयव है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्रांत होगा। सीधा सीधा जो फर्स्ट अवयव होता है वो प्रांत, जो सेकंड अवयव होता है वो परिसर। या ध्यान रखने के लिए x की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करे प्रांत, y की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करे वो परिसर होता है। समुच्चय B को संबंध R का सह प्रांत कोडोमेन कहते हैं। कह रहा है, अब जैसे 3 शब्द हो गए, एक तो हुआ प्रांत, परिसर, सह प्रांत, यानी रेंज, डोमेन, कोडोमेन। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, 3 चीज हो गई हमारे पास। जो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे वो रेंज का काम करेगी, जो y की जो x की नहीं, जो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, जो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे वो रेंज कहलाती है, परिसर कहलाती है। जो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे वो डोमेन कहलाती है, प्रांत कहलाता है। अब रेंज में होता क्या है, परिसर में होता क्या है, x के जितने भी अवयव हैं सबका y से कुछ ना कुछ संबंध होता है।
कुछ ऐसे अवयव भी हो सकते हैं जिनका संबंध ना हो, यानी y में ज्यादा अवयव हो सकते हैं, तो y के उन सभी अवयवों को हम लिख लेंगे तो वो कोडोमेन कहलाता है। यानी डोमेन के जितने अवयव की इमेज बनती है, डोमेन के जितने अवयव की प्रतिबिंब बनती है, इमेज बनती है, उसे रेंज कहते हैं। और जिनसे प्रतिबिंब नहीं बनती है उनको भी साथ में लिख लें तो वो कोडोमेन सह प्रांत कहलाता है। उम्मीद है कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन समझ में आया होगा। अब संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण दो तरीके से करते हैं। रोस्टर विधि से संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपित करते हैं, जैसा हम लोग समुच्चय में पढ़े हैं, रोस्टर विधि, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि। ऐसे दूसरा समुच्चय निर्माण विधि, जो पीछे पढ़ के आए हैं वही यहाँ पर भी है। अब जैसे यहाँ लिखा है आर कोई रिलेशन है ए क्रॉस बी में, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए स्टार बी, जबकि स्टार के स्थान पर हम नियम लिखते हैं। नियम क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा ए और बी संबंध है, जैसे ए बी का भाई है तो लिखेंगे ए बी का भाई है, ए बी की बहन है तो वो संबंध हम लिखते हैं। इनको वेन डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ए बी के बीच में कोई रिलेशन है आर, 1 2 3 ए बी सी डी, ए की इमेज 1, 2 की बी, 3 की सी, तो ए की जो भी वैल्यू है 1 2 3 इनकी इमेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं डोमेन। 1 2 3 क्या होगा? डोमेन होगा। जो इनके इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी, ये होगा रेंज। और जो इमेज को नहीं रिप्रेजेंट करा उसको भी शामिल कर लें, ए बी सी डी, इसको बोलते हैं कोडोमेन। यही कह रहा है कि इनको वेन डायग्राम के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध क्या होता है? माना आर रिलेशन समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध है, तो आर का प्रतिलोम समुच्चय बी से ए में एक संबंध होगा, इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है समुच्चय ए और से समुच्चय बी में एक संबंध है, ए से संबंध है बी में, तो आर का प्रतिलोम समुच्चय बी, तो बी से ए में संबंध होता है, इसी को आर इनवर्स कहते हैं। आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उल्टा लिख दें हम, जैसे आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ होगा क्या? डोमेन आर इज इक्वल टू रेंज आर इनवर्स, यानी आर का जो डोमेन होगा वो आर इनवर्स के रेंज के बराबर होगा। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर। प्रांत x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ प्रांत क्या है? b, और आर इनवर्स का प्रांत b। आर इनवर्स का रेंज चाहिए, रेंज y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, y की वैल्यू a। आर इनवर्स का रेंज a है। आर का डोमेन चाहिए, डोमेन x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a। तो रिलेशन और रिलेशन के इनवर्स में इनका डोमेन इसके रेंज के बराबर होता है। यानी अगर संबंध इनवर्स है, संबंध उल्टा है, तो डोमेन रेंज के बराबर होगा, रेंज डोमेन के बराबर होगा। प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स ज्ञात करने के लिए आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयव को परस्पर बदल देते हैं। जैसे करते क्या है? 1 2 3 1 5 6 ये दिया हुआ है, कोई रिलेशन है आर, कोई रिलेशन है आर, हमसे कह रहा है आर इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो हम करेंगे क्या? 1 2 को 2 1 कर देंगे, 1 3 को 1 3 कर देंगे, 3 1 को 1 3, 5 6 को 6 5 कर देंगे। अब अगर इसमें हमको डोमेन फाइंड करना हो 1 3 5 डोमेन होगा, इसमें हमको अगर रेंज फाइंड करना हो तो 1 3 5 रेंज होगा। तो वही कहा गया कि अगर रिलेशन इनवर्स हो तो डोमेन रेंज के इक्वल होगा, रेंज डोमेन के इक्वल होता है।
फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है? फलन परिभाषा देखें, यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को f यानी फंक्शन द्वारा समुच्चय B के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। कह रहा है किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध f द्वारा समुच्चय B के निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं f such that A related to B। A रिलेट कर रहा है B से, A फंक्शन है B का। f को समुच्चय A से B का फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। यदि फलन f के अंतर्गत A के अवयव x के संगत अवयव A के अवयव x के संगत B के अवयव y हैं तो y इज इक्वल टू fx से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में दिख रहा होगा कि x का इमेज y है तो हम लिखेंगे क्या वो, और फंक्शन f है तो y इज इक्वल टू fx से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। यह ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। प्रत्येक संबंध एक फलन होता है परंतु प्रत्येक फलन एक संबंध होता है परंतु प्रत्येक प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता है। बट एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन। कह रहा है जितने भी फलन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, परंतु जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। उपरोक्त चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं जो फिगर देखे थे कि x का प्रतिबिंब y है अथवा f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब x है, यानी x की इमेज y है तो हम कह सकते हैं कि y की प्री इमेज x है, y की प्री इमेज x है। x का प्रतिबिंब y है तो y का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज x है। समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में प्रतिबिंब अवश्य होगा परंतु समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में होना आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि दो समुच्चय हों, ये A हो ये B हो, ये किसी प्रकार संबंधित हो 1 2 A B C तो A के सबका प्रतिबिंब उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि B का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज भी उपस्थित हो। फंक्शन तभी होगा जब सभी का प्रतिबिंब इमेज उपस्थित होगा। अगर सबकी इमेज नहीं उपस्थित होगी तो वो फंक्शन फलन नहीं कहा जाएगा। अगला है, कह रहा है समुच्चय A के किन्हीं दो या दो से अधिक अवयव का समुच्चय B में ही प्रतिबिंब हो सकता है। यानी A में दो अवयव हैं, एक का भी इमेज A है, दो का भी इमेज A है। यही कह रहा है कि A के दो या दो से अधिक अवयव का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, यानी एक की भी फोटो A है, दो की भी फोटो A है, तब ये फंक्शन कहा जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, परंतु समुच्चय B के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय A का पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इसका उल्टा कह दें कि एक की भी प्री इमेज एक है और B की भी प्री इमेज एक है, तो ये संभव नहीं है, इसका उल्टा संभव नहीं है। यह फिगर के माध्यम से जो हम पढ़े हैं फंक्शन वो समझाया गया है। यह फंक्शन नहीं होगा क्योंकि तीन की इमेज यहाँ पे उपस्थित नहीं है। यह फंक्शन होगा, एक की और दो की इमेज उपस्थित है। यह भी फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक की प्री इमेज एक है, बी की भी प्री इमेज एक है, तो यह फंक्शन नहीं हो सकता है।
फलन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना। मान लीजिए एफ सच डेट ए टू बी एक फलन है, तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या डोमेन क्षेत्र कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र या डोमेन कहते हैं। समुच्चय ए को, ए में जितने भी अवयव होंगे उसी को प्रांत या डोमेन बोलेंगे। बी में जितने अवयव होंगे उन्हें सह प्रांत अथवा कोडोमेन कहते हैं। समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के प्रतिबिंब हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के इमेज हैं, प्रतिबिंब हैं, उनको परास या परिसर या रेंज कहते हैं। इसे एफ ए से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं। फिर क्रमित युग्मों द्वारा फलन की व्याख्या करना। क्रमित युग्म ए कामा बी कार्टेशियन फॉर्म में लिख करके कि कौन प्रांत होगा, कौन परिसर होगा, एक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। जो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो डोमेन प्रांत होगा, जो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो रेंज होगा, परिसर होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वल फंक्शन क्या होता है? समान फलन। दो फलन एफ सच डेट ए टू बी और जी सच डेट ए टू बी समान फलन कहलाते हैं यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू ए करे, यानी x a में बिलोंग करे तो एफ एक्स बराबर होगा एफ जी के। अथवा दो फलन f और g समान फलन कहलाते हैं यदि और केवल यदि f का प्रांत g के प्रांत के बराबर हो, f का सह प्रांत g के सह प्रांत के बराबर हो, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा। यानी इक्वल फंक्शन होंगे, समान फलन होंगे। समान फलन कब हो सकता है? जब f का प्रांत g के प्रांत के, f का डोमेन g के डोमेन के बराबर हो, f का सह प्रांत कोडोमेन g के सह प्रांत कोडोमेन के बराबर हो, तो इक्वल फंक्शन होते हैं। यानी प्रांत और सह प्रांत, डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो तो इक्वल फंक्शन कहे जाएंगे। रेंज से कोई मतलब नहीं। वास्तविक फंक्शन, रियल फंक्शन क्या होता है? एक फलन एफ सच डेट ए टू बी वास्तविक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए और बी दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय हों। यहाँ पे कह रहा है कि रियल फंक्शन तभी होगा जब ए और बी रियल फंक्शन हो, वास्तविक फलन हो। कब? जब समुच्चय ए और बी दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय हो, यानी रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। कौन? ए और बी। फिर कुछ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन वास्तविक फलनों का बीजगणितीय निरूपण है। इसमें कह रहा है यदि एफ सच डेट D1 एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट D1 टू आर, जी सच डेट D2 टू आर, आर मतलब रियल नंबर या कोई रिलेशन, दो वास्तविक फलन हैं तो एफ प्लस जी D1 इंटरसेक्शन D2 आर इस प्रकार है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 के लिए f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। ऐसे दूसरा दिया है f माइनस जी एक्स एफ जी माइनस जी एक्स, और f इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। डिवाइड में भी अलग अलग होता है। f अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, के एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स होता है। अब वास्तविक फलन का प्रांत ज्ञात करना। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, किसी फलन एफ एक्स का प्रांत ज्ञात करने के लिए उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय ज्ञात करते हैं जिन्हें एफ एक्स में वास्तविक संख्या माना जाता है। डोमेन ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है, तो हम करते क्या हैं? एफ एक्स ज्ञात करते हैं, x का समुच्चय बनाते हैं, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स वैल्यू दी रहती है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x का मान जो आता है किस फलन के लिए परिभाषित होगा, कब नहीं परिभाषित होगा, x की वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं तो प्रांत। परिसर ज्ञात करने के लिए y की वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं।
परिसर ज्ञात करने के लिए y बराबर एफ एक्स रखते हैं, फिर y बराबर एफ एक्स से x का मान y के पदों में लिखते हैं। y के पदों में लिखने के बाद प्राप्त x के मान वास्तविक फलन f का प्रांत में चला जाता है, तो y के इन मानों को समुच्चय f का परिसर बोल देते हैं। यानी जैसे कोई क्वेश्चन दिया है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब यहाँ से x इज इक्वल टू y माइनस 2। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो y इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू 2 को छोड़कर सभी रियल नंबर इसका परिसर होगा, प्रांत होगा। ऐसे कुछ विशेष प्रकार के वास्तविक फलन के फिगर दिए हुए हैं जिनको आलेख विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है अचर फलन। अचर फलन का रियल नंबर ही प्रांत और परिसर होता है। दूसरा होता है तत्समक फलन, आइडेंटिकल फंक्शन। ये आइडेंटिकल फंक्शन का फिगर दिया हुआ है, वो जो मूल बिंदु से होकर जाती है y बराबर एफ एक्स, इसका प्रांत और परिसर तत्समक फलन कहलाता है। जब y बराबर x हो तब ये तत्समक फलन कहलाता है, आइडेंटिकल फंक्शन कहलाता है। तत्समक फलन के प्रांत सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय तथा परिसर भी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी रियल नंबर इसका प्रांत भी है, डोमेन भी है और रेंज भी है रियल नंबर। यानी तत्समक फलन जब y इज इक्वल टू एक्स हो तो x की जो वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू हमको मिलेगी, तो रियल नंबर इसके प्रांत और परिसर होंगे, डोमेन एंड रेंज होंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू y है। डोमेन के लिए x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर लें तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू रेंज होगी तो x की वैल्यू डोमेन होगी। मॉडुलस फंक्शन है मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन पे हमको दो वैल्यू मिलती है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हो तो एक वैल्यू x मिलेगी। x कब मिलेगी? जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो प्लस का x मिलता है, और जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो तो माइनस का x मिलता है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है या y इज इक्वल टू एक्स, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट तो y इज इक्वल टू 1 2। ऐसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 -2 तो y इज इक्वल टू -1 -2 डॉट डॉट। 1 पुट किए तो 1 मिला 1 कामा 1, 2 पुट किए तो 2 मिला 2 कामा 2, 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा 0 कामा 0, -1 पुट करेंगे -1 मिलेगा -1 कामा 1। ऐसे -2 पुट करेंगे, पुट करते जाएंगे, लाइन हमको पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है वो मूल बिंदु से होके कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। यानी x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, फिगर इस तरीके से बनेगा। और ऐसा फिगर बना हो तो इसको मॉडुलस फंक्शन का फिगर बोलते हैं। अब इसका प्रांत और परिसर क्या होगा? अब यहाँ पर हम x की वैल्यू देखें तो ये जो ग्राफ है हमारा x अक्ष पे हम तो बता ही नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा, यानी इसका जो ये लाइन कहाँ तक बढ़ती जाएगी, x एक्सिस पर कहाँ तक जाएगी हमको नहीं मालूम। यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं ये सब इसके प्रांत होते हैं, डोमेन होते हैं। और परिसर y की वैल्यू होती है। y पर यह ग्राफ 0 से शुरुआत हो रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी 0 से ऊपर की तरफ चल रहा है तो 0 से अनंत तक इसका रेंज होगा, परिसर होगा। ऐसे सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये कब होगा? जब x नॉट इज इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 0। यानी इस पे 3 वैल्यू मिलती है। एफ एक्स सिग्नम फंक्शन में 3 मान मिलता है। जब x का मान 0 से बड़ा तो 1, 0 के बराबर तो 0, 0 से छोटा तो -1। सिग्नम फंक्शन यानी इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी सिग्नम फंक्शन का अगर प्रांत पूछे, प्रांत मतलब
डोमेन पूछें तो डोमेन एक्स एक्सिस को देखेंगे, वो रियल नंबर होगा, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिसर पूछें, रेंज पूछें तो y की वैल्यू -1 0 1, y पर केवल यही 3 वैल्यू मिल रही है, तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन रेंज -1 0 1 डोमेन रियल नंबर होता है। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, नंबर लिखा हो 2.71, तो महत्तम हम इससे छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर 2, लिखा हो 2.99 तो 2 लेंगे, -6.71 तो छोटा नंबर लेंगे -7, 1.99 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। -1.99 हो तो इसकी वैल्यू -2 होगी, छोटी वैल्यू लेते हैं। यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r और परिसर सभी पूर्णांक समुच्चय z होता है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो परिसर होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, रियल नंबर, ये परिसर होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फिगर हमको दिया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये फिगर है जो बनाया गया है। बबल का मतलब ये नंबर नहीं लेंगे, डॉट का मतलब ये नंबर लेकर चलेंगे। चरघातांकी फलन है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक धन वास्तविक संख्या जो फलन, तो वह फलन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए a⁴x से संबंध करती है चरघातांकी फलन कहलाता है। अथवा फंक्शन f such that r जो f(x) a⁴x a greater than 0 या a not is equal to 1 द्वारा परिभाषित है, ये चरघातांकी फलन कहलाता है। इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r और परिसर सभी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। a is greater than 1। इस स्थिति में x का मान बढ़ने पर a⁴x का मान बढ़ता है तथा धनात्मक रहता है। ये चरघातांकी फलन का फिगर है। इसका फिगर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं फिगर लगातार बढ़ रही है, भी चरघातांकी फलन का फिगर है। इसका उल्टा फिगर होता है लॉगरिथमिक का, लॉग का। ये लॉग का फिगर है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद स्क्वायर फंक्शन वर्ग फलन होता है। ये वर्ग फलन का फिगर है। स्क्वायर फंक्शन जैसे f(x) = x², तो लिख सकते हैं y = x²। अब हम पुट कर दें, x की वैल्यू पुट करते जाएं, पुट x = 1 2 3 ... तो y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी 1, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे 9, -1 पुट कर दें तब भी 1, -2 पुट कर दें तब भी 4, -3 पुट कर दें तब भी 9। यहाँ हम देख रहे हैं x की वैल्यू प्लस में पुट किए तब भी y प्लस में, x की वैल्यू माइनस में पुट किए तब भी y प्लस में। तो स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। ये स्क्वायर फंक्शन होता है। इसके बाद क्यूब फंक्शन होता है, घन फलन। यह घन फलन का फिगर है। इसके बाद व्युत्क्रम फलन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन का फिगर है। अब इनवर्स फंक्शन होता क्या है, जैसे f(x) = 1/x लिख दिए
तो y इज इक्वल टू 1/x। अब वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू 1, x 1 पुट करेंगे तो x 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2, x 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से पॉइंट को फाइंड करके फिगर बना सकते हैं। इसका जो प्रांत होता है वो r-0 होता है। रियल नंबर में 0 को निकाल दें, वही इसका प्रांत भी होगा और वही इसका परिसर भी होगा। जितना हम लोग पढ़े हैं उसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे फंक्शन कब होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, बस क्विक रिवीजन जल्दी से देख लें। फंक्शन कब होता है, हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं। समुच्चय ए के सभी अवयवों का इमेज रिप्रेजेंट हो रहा है बी में, तो ये फंक्शन होगा। यानी सेट ए के इमेज सेट बी में हो तो फंक्शन होता है। सेट ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में उपस्थित हो तभी फंक्शन कहलाता है, अन्यथा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे 2 का इमेज यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ 1 और 2 दोनों का इमेज ए है तो यह फंक्शन है। यहाँ 3 का इमेज नहीं है तो यह फंक्शन नहीं है। सभी फलन संबंध होते हैं परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। x की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करे वो फलन का प्रांत होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। y की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करे वो फलन का सह प्रांत होता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन होता है। जो इमेज को रिप्रेजेंट करे, जैसे ए बी सी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए बी सी रेंज कहा जाएगा। कुछ फंक्शन के डोमेन, हमको डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी वर्ग फलन है, वर्ग फंक्शन है, इसका डोमेन आर होता है रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन है, अंडर रूट एक्स है, इसका डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स, इसका डोमेन ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से 0 टू क्लोज ब्रैकेट, या एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका डोमेन क्या होगा। यह फंक्शन परिभाषित कब होगा, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, तभी फंक्शन परिभाषित होगा। अगर 0 से छोटी माइनस में हो जाएगी तो फंक्शन परिभाषित होगा नहीं, काल्पनिक संख्याएं हमको मिलेंगी। तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए तभी यह फंक्शन परिभाषित होगा। तो इसका जो डोमेन होगा x की वैल्यू, नंबर लाइन खींचेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू इस साइड मिलेगी, तो -2 से इनफाइनाइट इसका डोमेन होगा। ऐसे इनवर्स फंक्शन हो गया ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए यह फलन परिभाषित कब होगा, जब x - 4 बटे 2 - x ये बड़ा या बराबर हो 0 के, क्योंकि रूट फंक्शन है तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 अपॉन माइनस कॉमन निकाल लें, x - 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो x - 4 अपॉन x - 2 माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा। x - 2 डिनोमिनेटर में दूसरी साइड भेजेंगे, न्यूमरेटर वो गुणा होगा, तो x - 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज लेस देन इज इक्वल टू 4। x का मान -4 से छोटा या बराबर और 2 से बड़ा होना चाहिए, तो डोमेन ओपन ब्रैकेट 2,4 होगा। ये सब अभी बुक में पढ़ के आए हैं कि
एफ एक्स इज इक्वल टू डी वन जी एक्स इज इक्वल टू डी टू, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट, या डी बिलोंग्स डी गिव्स डी वन इंटरसेक्शन डी टू, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी गिव्स डी वन इंटरसेक्शन डी टू, एफ एक्स इंटू जी एक्स इफ़ एंड इफ़ डी गिव्स डी वन इंटरसेक्शन डी टू। बुक में सब पढ़ के आए हैं, वही सब है, लिखा गया है। यह डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन परिभाषित कब होगा, रूट के अंदर है तो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 से बड़ी 1 और यहाँ 6, 1 और 6 के बीच का नंबर चाहिए तो ये होगा। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, फलन के प्रकार हैं। एक होता है वन वन फंक्शन, जब एक अवयव की एक ही इमेज हो तो वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, जब एक या एक से अधिक अवयव की एक ही इमेज हो, जैसे 2 की भी इमेज ए बी, 3 की भी इमेज बी है, तो ये मैनी वन फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन एक इमेज की एक अवयव, एक अवयव की एक इमेज, वन वन फंक्शन एक अवयव की एक इमेज। मैनी वन फंक्शन एक से अधिक अवयव की एक इमेज। वन वन फंक्शन एक आदमी की एक फोटो। मैनी वन फंक्शन 2 आदमी की एक फोटो, 3 आदमी की एक फोटो, तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो, तभी इनटू फंक्शन होता है, अन्यथा इनटू फंक्शन नहीं होगा। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो तब ऑनटू फंक्शन, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो तब इनटू फंक्शन होता है। इसके बाद वन वन इनटू फंक्शन आता है। वन वन इनटू फंक्शन में एक अवयव की एक इमेज हो। वन वन ऑन टू फंक्शन आता है, यहाँ भी स्पेशल इमेज है। मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन में जैसे वन वन इनटू, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोडोमेन में वन वन इनटू में एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए, और इनटू कब होता है, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो, तो यहाँ कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये वन वन इनटू फंक्शन होगा। वन वन ऑन टू क्या होगा, वन वन मतलब एक अवयव की एक इमेज और कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, तभी वन वन ऑन टू होगा। तो यहाँ कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो ये वन वन ऑन टू हुआ। यहाँ कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, एक अवयव की एक इमेज है, तो ये वन वन इनटू फंक्शन हुआ। ऐसे मैनी वन इनटू, अब मैनी वन क्या होता है, मैनी वन में 2 आदमी की एक फोटो, 3 आदमी की एक फोटो हो जाए, जैसे 3 की इमेज सी है, 4 की भी इमेज सी है। इनटू में होता क्या है, कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो ये मैनी वन इनटू हो गया। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू कब होगा, मैनी वन 2 आदमी 3 आदमी की एक फोटो हो जाए, जैसे बी और 2 और 3 की एक ही फोटो है बी, और यहाँ होगा क्या, कोडोमेन रेंज के इक्वल है, और एक आदमी 2 आदमी की एक ही इमेज है, एक अवयव 2 अवयव की एक ही इमेज है, तो यह मैनी वन ऑन टू फंक्शन होता है। इवन फंक्शन पढ़ के आए हैं, इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, रेंज 0 से इनफाइनाइट तक, कोडोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का भी डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, कोडोमेन भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब पढ़ चुके हैं। ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, ये हमको ध्यान होने चाहिए। 5 या 6 फार्मूले हैं, जैसे x प्लस माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस ए। x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन ए हो तो x इज लेस देन ए होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू हो तो x इज लेस देन ए प्लस 1 के होता है, ये x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से a प्लस 1। x इज ग्रेटर देन a हो तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a प्लस 1 होता है, ये x यहाँ पर x बिलोंग करता है a प्लस 1 से इनफाइनाइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इज इक्वल टू a हो तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a होता है, यहाँ पर x बिलोंग करता है a से इनफाइनाइट तक। और
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में हो तो यह माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। यहाँ x इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम छोटी संख्या लेते थे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे 1 है तो 1, इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 1.25 है, ग्रेटेस्ट हो बड़े ब्रैकेट के अंदर तो 1 लेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर है मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बड़ी वैल्यू 2 लेंगे। 1.99 है तो बड़ी वैल्यू 2 लेंगे। -1.99 है तो छोटी वैल्यू -1 लेंगे। यानी स्मॉल ब्रैकेट में हो तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ी वैल्यू लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में हो तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं GIF, तो उसमें छोटी वैल्यू लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिर सिग्नम फंक्शन, ये सब हम लोग अभी देख के आए हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन बुक में देख चुके हैं, वही सब है। ये मालूम होना चाहिए जब परिसर और प्रांत बराबर हो, अभी अभी पढ़ के आए हैं। जब परिसर और प्रांत बराबर हो तो ऑन टू फंक्शन होता है, अन्यथा इनटू फंक्शन होगा। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तो ऑन टू, जब रेंज और कोडोमेन ना इक्वल हो तो इनटू फंक्शन। एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा यदि फलन को एक बार काटे तो फलन 1 1 होता है, एक से ज्यादा बार काटे तो मैनी वन फंक्शन होता है। जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष है अपने पास, एक्स अक्ष वाई अक्ष कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल हमारे पास कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक, हम फंक्शन बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो, ये कोई फंक्शन है। कह रहा है कि एक्स अक्ष के पैरेलल कोई रेखा, इसको ऐसे एक्स अक्ष के समांतर एक हम रेखा खींच लें, एक्स अक्ष के समांतर खींच लिए। अगर ये रेखा इस एफ एक्स फंक्शन को एक बार काटे, यहाँ कितनी बार काट रही है ये रेखा, यहाँ 1 2 3 4 5 बार काट रही है, तो ये जो फंक्शन होगा ये मैनी वन फंक्शन होगा। अगर ये रेखा एक बार काटे तो ये 1 1 फंक्शन होता है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अनुमान करें कि A 4 अवयवों का समुच्चय है, B 3 अवयवों का समुच्चय है। A से B तक सर्जेक्टिव यानी 1 1 की कुल संख्या कितनी होगी? A में 4 अवयव हैं, B में 3 अवयव हैं, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 1, सॉल्व किए तो 36 होगा। यदि A n अवयवों का समुच्चय हो, B m अवयवों का समुच्चय हो, तो A से B में मानचित्रों की कुल संख्या कितनी होगी? m की पावर n होता है। यानी A में m अवयव हो, A में n अवयव हैं, A में n एलिमेंट हैं, B में m एलिमेंट हैं, तो कुल मानचित्रों की संख्या कितनी होगी? m की पावर n होगी। B की वैल्यू बेस में, A की वैल्यू पावर। ये सब डोमेन के क्वेश्चन हैं। तो संबंध फलन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितना भी संभव हो सका सब समझाने की कोशिश किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद, आपका दिन